इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया गया है टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसका पर्पस ये है कि जो 2036 के अंदर ओलंपिक्स होंगे, साथ साथ जो पैरा ओलंपिक्स होंगे, वो भारत के अंदर होस्ट करे जा पाए। इसके लिए भारत का एक स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पिछले काफी समय से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक कोशिश रही है कि इंडिया में ओलंपिक्स गेम हो, एंड हमारी कोशिश यही थी कि 2036 के ओलंपिक्स भारत में होने चाहिए। अब उसी की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है और जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो यहाँ पर आईओसी को यहाँ पे सबमिट किया है। अब इसका फाइनल फैसला क्या होगा वो हमें आने वाले समय में पता लगेगा, बट डेफिनेटली दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके साथ ही साथ एजुकेशन की फील्ड के अंदर हायर एजुकेशन को और अफोर्डेबल बनाने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आज के सेशन में इसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम आने वाले समय के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आने वाले समय में इनकी दोस्ती कैसे रहती है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशनशिप के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 8 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, 8 नवंबर का दिन ना अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन भी बन जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि आज से 8 साल पहले अगर आप जाओगे ना, यानी कि 8 नवंबर 2016, इस दिन को क्या हुआ था? इस दिन को हुआ था रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए थे एंड उन्होंने जो नोट्स थे, यानी कि 500 और 1000 रुपए के जो बैंक नोट्स थे, उनको डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था। आप लोगों को ये बात शायद याद भी होगी। अब 8 साल बीतने के बाद आपको क्या लगता है, क्या जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं? क्या ये सक्सेस था, क्या ये एक फेलियर था? जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई वुड लव टू रीड कि आपका क्या इसके बारे में क्या नजरिया है। पिछले सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वर्डिक्ट भी आया था, तो वो चीजें भी आपके साथ हमने डिस्कस भी करी थी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज मर्जिंग द आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज करने की बात है। अंडरस्टैंड करते हैं कि मुद्दा है क्या। देखो, आरआरबी आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा पहले आपको आरआरबी समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, 1975 के अंदर ना रीजन रूरल बैंक यानी कि आरआरबी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, जब नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी। अब जब इनको एस्टेब्लिश किया गया, उस समय तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इनको एस्टेब्लिश कर दिया गया, बट बाद में हमारे पास एक एक्ट आता है, आरआरबी एक्ट 1976। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से फिर अकॉर्डिंगली इनको जो ऑर्डिनेंस था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस एक्ट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट बात आप ये नोटिस करो कि जैसे गांधी जी का एक विजन था ना कि गांवों के अंदर हमें चीजें करनी है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको थोड़ा और विकास करना चाहिए, रूरल एरियाज के ऊपर आपका गांधी जी का फोकस हुआ करता था। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2 अक्टूबर 1975 को जो पहला आरआरबी था, दैट इज प्रथम ग्रामीण बैंक, उसको एस्टेब्लिश किया गया। अब इसका पर्पस ये था कि आपके जो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करे जा पाए, यानी कि ना रूरल डेवलपमेंट की बात थी। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करना, आरआरबीज की जो ज्यादातर जो आपको शाखाएं, जो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, वो रूरल एरियाज में देखने को मिलती हैं। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अर्बन एरियाज के अंदर इनकी शाखा नहीं हो सकती, होती है, बट मेजर जो फोकस होता है ना, जो मेजर फोकस रहेगा वो आपका रूरल एरियाज के अंदर होगा। ठीक है, तो प्राइमरीली ये डेफिनेटली अपने रूरल एरियाज को सर्व करते हैं। इनका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, उसका शेयर होल्डिंग होती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है 15%, एंड यहाँ पर ना कोई स्पॉन्सर बैंक होता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, वो होते हैं स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग होती है 35%, 35% की शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि 2015 के अंदर ना आरआरबी एक्ट अमेंड हुआ था, उसके अंदर ये बोला गया था कि ठीक है, ये शेयर होल्डिंग आप मानते हो, ठीक है, पर अगर हम बात करें ना स्टेट गवर्नमेंट की, डेफिनेटली उसकी जो शेयर होल्डिंग है ना, हम उसको कम कर सकते हैं, पर उस केस में परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो यानी कि ये चीज करी जा सकती है, डेफिनेटली यस। पर साथ ही साथ ये कंडीशन भी बोल दी गई कि किसी भी हालत के अंदर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका जो स्पॉन्सर बैंक है, इनका शेयर किसी भी हालत में 51% से नीचे नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 51%। तो यानी कि बाकी शेयर होल्डिंग किसकी रहेगी? बाकी शेयर होल्डिंग ना आप कहीं और से पैसा भी रेस कर सकते हो बियॉन्ड दीज पर्टिकुलर सोर्सेस। तो यानी कि ना आरआरबीज को अलाउ किया गया था इस अमेंडमेंट के माध्यम से कि आप कहीं और से भी कैपिटल को रेस कर सकते हो, पर कंडीशन क्या रहनी चाहिए? कंडीशन ये रहनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का मिलाकर शेयर 51% से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, एंड साथ ही साथ जब स्टेट गवर्नमेंट की अगर शेयर होल्डिंग कम करनी है, उस केस में यहां पर आपको कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये 2015 का अमेंडमेंट कहता है।
प्लस आप नोटिस करते हो आरआरबीज को जो सुपरवाइज किया जाता है वो डेफिनेटली नाबार्ड के द्वारा आपको सुपरविजन देखने को मिल जाएगा। एंड क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही है, तो जो फाइनल आपका यहाँ पे रेगुलेटर देखने को मिलता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। इंपॉर्टेंट बात आप जानते होंगे कि जो हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह से डिफरेंट जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, वहां पर नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की जब हम बात करते हैं वो तो 40% उनको पीएसएल कोटा होता है, पर आरआरबी के केस में ये कोटा ज्यादा होता है एंड दैट इज 75%। तो डेफिनेटली और जगह से भी फंड्स डेफिनेटली ये ले सकते हैं, नबार्ड से, बाकी और सिडबी वगैरह से यहाँ पर अकॉर्डिंगली फंड ले सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया में पता क्या हुआ, 1975 से हमने आरआरबीज ओपन करने स्टार्ट किए। हमारे पास ना आरआरबीज बहुत 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 ज्यादा खुलते गए। अब उस चक्कर में पता क्या हो गया, जब बहुत ज्यादा आरआरबीज खुल गए उससे दिक्कत आने लगी कि कॉस्ट इनकी बढ़ने लग जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक एरिया है, इस एरिया में ना यहाँ पर बैंक ए है, यहाँ पर बैंक बी है, ये दोनों आरआरबी है। पर हो पता क्या जाता है, जब ये बैंक बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं ना, तो एक बात तो एक दूसरे के बिजनेस को खाने लग जाते हैं, है कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे इससे खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और समस्याएं आती हैं, सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पर नए कस्टमर्स आ नहीं रहे। तो अगर हम इनकी जगह एक ही ब्रांच निकाल दें तो क्या उससे फायदा नहीं होगा? क्या फायदा होगा उससे? भाई आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बच जाएंगे, आपका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बढ़िया से हो पाएगा। आपका कई जगह ऐसी भी हो सकती है कि लेट से एक बैंक इस एरिया में है, एक बैंक दूसरे एरिया में है, तो इनको अगर हम मर्ज कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी बेहतर है, बड़ा बैंक भी बन पाएगा, उसका एक्सपोजर भी बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एरियाज भी एक्सपैंड हो पाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से ना कोशिश ये करी गई कि हमें ना जो नंबर ऑफ आरआरबीज है उनको कम करना है। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, अलग अलग फेजेस चले, राइट। एक्चुअल में क्या था, एक डॉक्टर व्यास कमेटी बनी थी 2001 के अंदर, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आरआरबीज को ना इस तरह से कंसोलिडेशन करना चाहिए। अब हम लोग ना अलग अलग 3 फेजेस के अंदर हमने ये कंसोलिडेशन किया, जिस वजह से 196 से कम करते करते हम इस नंबर को ले आए 43 के ऊपर। अब जो चौथा फेज है ना, उसके अंदर ये जो 43 नंबर है इसको और कम करके हम 28 तक ले जाएंगे। बेसिकली बात ये हो जाएगी 1 स्टेट 1 आरआरबी। ठीक है, तो उस तरह से 43 से कम करते करते हम अब 28 तक जाने वाले हैं, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया हुआ है। तो आई होप आपको आरआरबी भी समझ आ गया होगा, प्लस एट द सेम टाइम हम उनको क्यों मर्ज कर रहे हैं वो चीज भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमारे सृजन इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ना अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, ताकि आप अपने अगले साल के अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दे पाओ। देखो यहाँ पर सृजन इनिशिएटिव पता किस तरह से मदद करता है कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की टेस्ट सीरीज तो मिलती ही मिलती है, प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको इसका आप पार्ट बन जाते हो। क्योंकि देखो बहुत बार कई बार समस्याएं आती हैं, बहुत बार डिफिकल्टीज आती हैं, कई बार टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि कैसे आगे प्रोसीड करें। वहां पर रोल आता है एक मेंटर का। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरह से रेडी कर देगी, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज और मेंस प्रैक्टिस होगी, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस होंगे, सेक्शनल फुल एंड टेस्ट होंगे एंड साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप होगी, राइट। इसका जो लिंक होगा नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, इट इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब ये क्या है? पहली बात तो आप ये नोटिस करो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने जा रही है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहां पर बात किसकी हो रही है? आपकी हायर एजुकेशन की सपोर्ट के लिए। अब आप पूछोगे हायर एजुकेशन का सपोर्ट कैसे? देखो पता क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना हायर एजुकेशन के अंदर बहुत ही कम बच्चे एनरोलमेंट करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे ना हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंडिया का बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है ना। बाकियों से अगर हम बात करें, जब जापान हो गया, बाकी और कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो उनका 1/3 हमें यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भारत में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे जा ही नहीं रहे, और हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे नहीं जाएंगे तो भाई हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, आगे हमारा देश कैसे बढ़ेगा? दिक्कतें तो आएंगी। तो इसीलिए कोशिश ये है कि जो मेरिटेरियस स्टूडेंट्स है ना उनको यहाँ पर हम अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएं, और ये एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ बिल्कुल अलाइन भी करता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे बात हुई है कि कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन की, यानी कि अगर आपको लोन चाहिए आपको कुछ चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल फ्री। उसके अलावा कोई गारंटर भी जरूरत नहीं है, नहीं तो ना एक बंदा कोई होता है या इंस्टीट्यूशन होता है जो गारंटी देता है, उसकी भी जरूरत आपको नहीं है, ताकि आप अच्छी जगह के ऊपर पढ़ के पढ़ाई करो, फिर आगे जाके आप कहीं ना कहीं अच्छे से देश के लिए कंट्रीब्यूट करो, दैट इज द फोकस। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जिन परिवारों की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है ना, उस केस में 3% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगी अप टू 10 लाख लोन। एक्चुअल में क्या है कि मान लो किसी का लोन है 10% का, उस केस में ना अगर उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है
तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, वो सरकार दे देगी। तो यानी कि नेट इफेक्टिव जो परसेंटेज लगेगी 7%। तो यानी कि लोन लेने में जो किस्त होगी, इंटरेस्ट लगेगा, वो भी अपने आप में कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ 7.5 लाख तक का अगर लोन आप ले रहे हो, उस केस में आप नोटिस कर पाओगे 75% आपकी जो क्रेडिट गारंटी होगी वो सरकार यहाँ पे करेगी। यानी कि बैंक का रिस्क भी कम हो जाएगा, तो बैंक भी ज्यादा लेंडिंग करेंगे उस केस के अंदर। बाकी आप नोटिस करोगे एक पोर्टल बना दिया गया इसके लिए, वहां पर सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है कि यार ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हो तब आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, नहीं। सरकार ने यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है। सरकार ने क्राइटेरिया ये बनाया है कि जो आपके जो इंस्टीट्यूशन होंगे ना, वो NIRF रैंकिंग के अंदर अच्छे परफॉर्म करने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी लोकल सा कॉलेज, जो घटिया सा कॉलेज है, वहां पर एडमिशन ले लिया और सरकार के इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा उठाओ, नहीं। आपका अच्छा कॉलेज होना चाहिए, उसी की बात है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था ना, मेरिटोरियस स्टूडेंट। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वही होंगे जो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे होंगे। आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है। तो इस तरह से टोटल आप नोटिस करोगे टोटल 860 ऐसे इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर जिनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। और इसीलिए मैंने जैसे आपको बता रहा था, एक पोर्टल बना दिया गया है, राइट। और प्रॉपर इंटरेस्ट सबवेंशन भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो सारे फीचर्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, किस तरह से क्रेडिट गारंटी मिलेगी एंड बाकी चीजें कैसे कैसे वर्क करेंगी। अब इसके अंदर आप नोटिस करोगे जो स्कीम है ना, ये 2024-25 से लेकर 2030-31 तक रन करेगी एंड 3600 करोड़ का यहाँ पे आउटले इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। अब होगा क्या ना, 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको हर साल इंटरेस्ट सपोर्ट मिलेगी। यानी कि 7 साल स्कीम चलेगी तो 7 साल 7 लाख नए स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता रहेगा। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें बिना इंटरेस्ट सबवेंशन के, तो और टोटल बाकी मिला के तो टोटल 22 लाख बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब आपने एक टर्म यहाँ पे सुना, NIRF की रैंकिंग्स। देखो दरअसल में ना NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ना नवंबर 2015 के अंदर इस रैंकिंग को एस्टेब्लिश किया। कई बार आप सुनते होंगे ना यार, IIT मद्रास टॉप पर है, IIT बॉम्बे इस नंबर पे है, IIT आपका कानपुर इस नंबर पे है, या आपका मिरांडा हाउस कहाँ पर है ना, या IIM अहमदाबाद कहाँ पर है, राइट। ये सब चीजें आप सुनते होंगे। और वो सरकारी रैंकिंग जो होती है ना, उन्हीं को NIRF रैंकिंग बोलते हैं, ताकि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम अलग अलग पैरामीटर्स पे उनको रैंक कर पाए, उनको अवेल्युएट कर पाए। अब इसके अंदर टोटल 5 पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला है आपका टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, 30% वेटेज इसका हो गया। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% वेटेज इसका हो गया। ग्रेजुएशन आउटकम 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%, एंड परसेप्शन भी आपका 10% देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कुछ महीने पहले प्रीलिम विस्टो फॉलो किया था तो वहां पर सारी की सारी रैंकिंग्स हमने यहाँ पे डिस्कशन भी करी थी। बाकी 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ नई एडिशन हुई थी, जैसे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया था। आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे इंदिरा गांधी आपकी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी हो गया आपका। इस तरह से इनोवेशन रैंकिंग वगैरह ये सारी चीजें हमने ऐड करी थी। बाकी हम जो इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हैं वो अलग अलग फील्ड्स में देते रहते हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग के अंदर कौन टॉप पे है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, एंड बाकी अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप पे है, तो अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा विनबैक्स 2024। देखो विनबैक्स जैसे कि यहाँ पर आपका वी से वियतनाम और आई से इंडिया है ना। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में ना ये जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होती है, इसका 5वां एडिशन होने जा रहा है। दरअसल में क्या हुआ था, 2018 के अंदर वियतनाम और इंडिया के बीच में ये एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। 1 साल भारत में होती है, जैसे पहली जो एक्सरसाइज हुई थी वो मध्य प्रदेश जबलपुर में हुई थी, फिर दूसरे साल वियतनाम में, फिर तीसरे साल वापस इंडिया, फिर वियतनाम। अब जो 5वां एडिशन होने जा रहा है वो फिर से भारत अंबाला में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे, राइट। प्लस एट द सेम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया जाएगा। प्लस साथ में मिलकर कैसे काम करना है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हो गया आपके, यो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं जिनको हम ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं, राइट। तो उस तरह की सिचुएशंस में हम कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सारी टीम्स हैं वो साथ में मिलकर ज्वाइंटली यहाँ पे काम करेंगी। देखो वियतनाम की आप लोकेशन जानते होंगे, वियतनाम आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश देखने को मिल जाता है। तो इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ काफी अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भी आप लोगों को पता होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इंडिया और सिंगापुर की, उनके बीच में भी आपको सिम्बैक्स एक्सरसाइज ये देखने को मिल जाती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसा कि यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी मित्र शक्ति के ऊपर पूछ लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड पैलेंट रिपोर्ट 2024। देखो अभी ना कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कॉप 16 के बारे में। दरअसल में कॉप 16 क्या है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD की आपको कन्वेंशन देखने को मिल जाएगी। अब इसी कॉप 16 के अंदर
एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है, दैट इज प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। और इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया है यूनैप की एक बॉडी, दैट इज वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, एंड प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो एनजीओ है IUCN, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे इस रिपोर्ट के अंदर बात क्या करी गई है? देखो, जब मैंने आपको UNCBD पढ़ाया था ना, तो मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कशन किया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। और इस फ्रेमवर्क के अंदर मैंने आपको एक टारगेट 3 बताया था। टारगेट 3 क्या था? वो था 30/30 टारगेट। डिस्कस हुआ था ना कि 2030 तक हमें क्या करना है, 2030 तक जो आपका टेरेस्टेरियल एंड साथ ही साथ आपका जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें कम से कम 30% एरिया ऐसा होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे, ताकि वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस और आपके बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर पाए। ये था 30/30 टारगेट। अब इसके रिगार्डिंग हमने कितना काम कर लिया है वही यहाँ पे ये रिपोर्ट बता रही है। क्या बता रही है ये बता रहा है कि भाई 30/30 टारगेट है हमारा, पर सिर्फ अभी तक ना 17% लैंड का ही हमने कर लिया है 2024 तक, और 8% मरीन एरिया का। दोनों को हमने 30-30% करना है, अभी सिर्फ 17 और 8% हुआ है, तो यानी कि बहुत ज्यादा काम करना बचा हुआ है। बाकी 2020 के मुकाबले अगर हम बात करें तो हमने जो 6,29,000 किलोमीटर ऑफ लैंड एंड 1.77 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ मेरीन एरिया वो प्रोटेक्ट किया है, अच्छी बात है। पर अभी भी लैंड के अंदर 12%, क्योंकि 17% तो हो गया है, 12-13% और बचा हुआ है, और यहाँ पे मेरीन में 8% हुआ है, तो 21-22% अभी और बचा हुआ है। इसको सिक्योर करना अभी और बचा हुआ है। बात करें दोस्तों की बायोडाइवर्सिटी एरियाज की, तो 68% तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिए हैं, पर 32% अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। तो डेफिनेटली काफी सारा काम करना बचा हुआ है हमारे। अगर हम बात करें, हमारे फोकस और भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को हमें हमारा रोकना है, राइट। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज को कार्बन सिंक की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ना बेसिकली 2030 तक हमारे जो टारगेट्स है ना, उनमें अभी बहुत ज्यादा काम करना बचा हुआ है। 177 कंट्रीज ने, ठीक है, यहाँ पे डेटा वगैरह यहाँ पे दिया है, पर अभी और भी यहाँ पे असेसमेंट्स करनी यहाँ पे बाकी है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अंदर मेंशन करी गई है, जिसको यूनैप और IUCN ने मिलकर यहाँ पे रिलीज किया है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज IL-35 मीडिएटेड इम्यूनोथेरेपी। अब आप पूछोगे ये क्या मुद्दा है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ना मैंने आप लोगों को डायबिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। डायबिटीज जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की डायबिटीज आपको बहुत पॉपुलरली देखने को मिल जाती है। एक है आपकी टाइप 1 और एक है आपकी टाइप 2। जब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, इसका अर्थ ये होता है कि बॉडी आपका ना प्रॉपर इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा। उस केस में आपको जो डायबिटीज होती है दैट इज टाइप 1। एंड सेकंड जो होती है दैट इज टाइप 2। उसमें होता है कि इंसुलिन तो बन रहा है, पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इंसुलिन के रिगार्डिंग, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टाइप 2 का मेजर कारण बनता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आप मतलब खाना ढंग से नहीं खा रहे हो, है ना, खाना कुछ उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो और एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, उस केस में आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस हमें रहते हैं, है ना। ये चीजें हमने पहले डिस्कस करी हुई हैं। एंड इसके साथ ही साथ ना, चलो एक तो टाइप 1 डायबिटीज तो है ही है, उसके अलावा एक चीज होती है ऑटोइम्यून डायबिटीज। अब आप लोग जानते होंगे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, राइट, उसको कोई भी फॉरेन पार्टिकल देखता है तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्ट करता है एंड उसको किल करने की कोशिश करता है। यही होता है आपका इम्यून सिस्टम का काम, बिल्कुल ठीक बात है। पर कई बार पता क्या होता है, कई बार ऑटो इम्यून चीज हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम ना गलती से आपके जो बीटा सेल्स होते हैं, अगर उनको ही मारने लग जाए, अगर उनको ही खत्म करने लग जाए, यानी कि इम्यून सिस्टम ने गलत चीज को टारगेट कर दिया, गलत चीज को अटैक कर दिया, तो कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, ऑटो इम्यून डिजीज, जिस केस में आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जो इंसुलिन वाला प्रोड्यूस करने वाला बीटा सेल है ना, जो पेनक्रियास के अंदर होता है, उसी को अगर टारगेट करने लग जाएगा, तो वो उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डायबिटीज। ये भी अपने आप में काफी घातक हो जाता है। अब यहां पर ना हमारे पास एक प्रोटीन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, हमने मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुवाहाटी, इसने यहाँ पर ना एक प्रोटीन डिस्कवर किया है। ये जो नाम है ना, ये और कोई नहीं, एक प्रोटीन का ही नाम है IL-35। कई बार यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या था न्यूज के अंदर, तो ध्यान में रखना ये एक प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है। इस प्रोटीन की मदद से ना हम ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, ऑटोइम्यून डायबिटीज है, इसको हम ट्रीट कर पाएंगे। आप पूछोगे कैसे ट्रीट कर देंगे? देखो, ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ पर आपको 2 स्पेसिफिक चेन्स देखने को मिल जाएंगी, IL-12 अल्फा और IL-27 बीटा, ठीक है। अब इस प्रोटीन की मदद से क्या होगा, इस प्रोटीन की मदद से ना आपके अलग अलग जो इम्यून कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। आप पूछोगे किसको रेगुलेट करना है? अरे, आप लोगों ने टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में सुना होगा। ये आपके इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। दरअसल में बी सेल क्या करते हैं, बी सेल आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं जो एंटीबॉडीज है आगे जाके पैथोजन को अटैच कर जाती हैं
एंड अकॉर्डिंगली उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और जो आपके टी सेल होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी आपके इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसरस सेल्स होते हैं उनको मार कर, उनको किल कर कर, तो डायरेक्टली ये इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं बात कर रहा था IL-35 की, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके टी सेल को, बी सेल को, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा। अब रेगुलेट कर देगा तो जो सारी दिक्कतें आ रही थी वो अब नहीं हो पाएंगी, है ना। जो मैं आपको बता रहा था ऑटो इम्यून वाली चीजें थी, वो कहीं ना कहीं हम उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अपने आप में ना ये बहुत अच्छा एक आपका सोल्यूशन हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज और साथ ही साथ आपका ऑटो इम्यून डायबिटीज के टैकल करने के लिए। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे हम प्रोटीन इंड्यूस थेरेपी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी। थोड़ा सा इस पॉइंटर को समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, आप लोग जानते होंगे जैसे हम जनरेशन मूव करते रहते हैं, 1G 2G 3G 4G 5G, तो होता पता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5G हो गया। अब 5G में आप जानते हो स्पीड अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण यही होता है कि यहाँ पे जो लेटेंसी होती है ना वो बहुत कम होती है, जो डिलेज होते हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, एंड डेटा कैपेसिटी भी अपने आप में काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो सी डॉट है, व्हाट इज सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये दरअसल में ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर। देखो, आप लोगों ने ना एक बड़ी ही फेमस मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक्चुअल में हमारा एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उसके अंतर्गत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम। इस पर्टिकुलर सेंटर ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है IIT रुड़की के साथ, आपकी रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। आप पूछोगे सर समझ नहीं आया कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ना ये जो बात यहाँ पे लिखी ना, मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर, ये और कुछ नहीं, ये आपकी एक डिवाइस है। अब आप पूछेंगे डिवाइस करेगी क्या, ये डिवाइस ना आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी और रिसीव करेगी। समझ रहे हो, तो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। कौन से सिग्नल्स, जो आपके मिलीमीटर वेव के हैं, मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो सिग्नल्स होंगे वो ट्रांसमिट और रिसीव किए जाएंगे। उसके माध्यम से क्या होगा, ये सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने से, अरे इससे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आसान हो पाएगा। ये जो बात करें ना 5G की, तो 5G के लिए इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हम उसके ऊपर डेवलप कर पाएंगे। और 5G का इस्तेमाल तो आप जानते हो सब जगह फिर किया ही जा सकता है कि नहीं। इससे कहीं ना कहीं आपके टेलीकम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंप्रूव होगी, और भारत का जो भी डिजिटल डिवाइड है हम उसको भी टैकल कर पाएंगे। 5G के जितने भी फायदे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे। ये पॉइंट है, गेटिंग द पॉइंट। ये मिलीमीटर वेव का और कुछ नहीं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहा है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ताकि हम अपने रूरल एरियाज के अंदर अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए, हमारे गांव वाले क्षेत्रों में भी ये चीजें हो पाए। इसके लिए कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप जानते होंगे कि यार ये सब काम करना है तो सर पैसा तो लगेगा, पैसा लगेगा तो कुछ पैसा आएगा भी कहीं से। बिल्कुल, वो कहां से आएगा, वो आएगा आपका TTDF से। TTDF क्या है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये एक्चुअली आपकी स्कीम है या एक फंड कह लो आपका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ही। एंड इसी के फंड के माध्यम से हम यूज करते हैं भारत के जो अलग अलग एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसको बेहतर करने के लिए, राइट, उसके लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ अपने MCQs की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे ना यूपीएससी ने 2022 के अंदर पूछा हुआ है। एंड अगर आपने ध्यान से आज के प्रीलिम बूस्टर को सुना है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। विद इन फ्यू सेकंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे कमेंट्स में बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पर 4 डिजीज के नाम दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो भारत से एलिमिनेट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है आपका नोबेल प्राइज के बारे में। पिछले महीने हमने नोबेल प्राइज के बारे में खूब चर्चा करी थी, 6 के 6 जो प्राइजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो बताना है आप लोगों को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने कुछ 2 स्टेटमेंट्स आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। एंड मैंने आपसे एक चीज पूछी भी थी कि भाई मुझे ये बताओ कि आखिर समन कौन करता है। देखो, समन हो गया और आपका जो प्रोरोगेशन हो गया, दरअसल में ये प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। वेयरएस ऑन द अदर हैंड जो मैं आपसे पूछा था एडजर्नमेंट के बारे में या एडजर्नमेंट साइन डाई के बारे में, ये जो चीजें होती हैं ये आपके स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और द अदरवाइज द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही थिंक्स फिट्स। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। बात करें दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट की ना, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का संविधान ये प्रोवाइड करता है 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। क्या ये बात सही है? देखो, ये जो यहाँ पे बात लिख दी ना इसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान से पढ़ो। संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि आपके जो 2 सेशन होंगे उनमें जो टाइम पीरियड होगा या जो टाइम गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात लिखी हुई है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है। पर साल में 3 सेशन होंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये एक प्रथा है, ये कन्वेंशन है कि हम 3 सेशन करवा लेते हैं। आपका जो बजट सेशन हो गया, ठीक है, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, वो कन्वेंशन है। संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया। ये ना यूपीएससी ने बार-बार ऐसी वाली चीज दी हुई है। तो बड़े ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी कहाँ पे आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बात करें दोस्तों तीसरे स्टेटमेंट की, यहाँ पर कह रहा है कि कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं होते, कितनी दिन साल में पार्लियामेंट को मिलना है। यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं पर भी संविधान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कौन कौन से सेट्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मेजरली रिस्पॉन्सिबल थे। द आंसर इज सिंपल, यहाँ पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ अपने ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था प्रोरोगेशन के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोरोगेशन डिसॉल्व कर देता हाउस, नहीं, प्रोरोगेशन के माध्यम से क्या होता है, आपका जो सेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है ना। तो प्रोरोगेशन से इट मार्क्स द ऑफिशियल एंड ऑफ अ सेशन, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। कृष्णा अय्यर डॉक्टर हमने कल समझा था, यस दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट ना यूनेप नहीं निकालता, कौन निकालता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। लास्टली अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट का विंटर सेक्शन, तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका फिक्स शेड्यूल प्रोवाइड करता है, नहीं नहीं अभी तो डिस्कस किया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।